हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। कुछ छात्रों ने कमेंट किया था, ये एक पुस्तक है वस्तुनिष्ठ गणित आर्मी के लिए, जो कि सभी ट्रेड के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका सलूशन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और इजी कॉन्सेप्ट के साथ सभी टॉपिक का सलूशन मिलेगा, जो कि आप सेकेंडों में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग उन सभी छात्रों को शेयर करें जो कि आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु एक अलग से बैच चल रहा है, तो 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है। तो आप इस लिंक पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो कि आर्मी एग्जाम में क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। तो इस पुस्तक का आपको सल्यूशन प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट पूरे टॉपिक के सल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी वस्तुनिष्ठ गणित के नाम से, और ये ऑल ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पर नंबर्स या संख्याएं, ये पहला वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे पहले टॉपिक के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए, दोनों शर्त फॉलो करें, जो ऑप्शन वही उत्तर होगा इसका। तो दो संख्याओं का जोड़ 8 है, तो पहले यहाँ पर देखिए जोड़ तो 8 है, यहाँ पर देखिए इसमें भी जोड़ 8 है, 6 2 8, यहाँ भी जोड़ 8 है, इधर भी देखिए 3 5 8, यहाँ भी 8 आ रहा है जोड़, और यहाँ भी 4 4 8। तो ये पहली शर्त तो चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो। अब अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अंतर देखिए 6 का आएगा, तो अंतर का ये 4 गुना होना चाहिए, ये जो जोड़ आया है। तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 8 है, 4 गुना 24 होगा। यहाँ पर देखिए अंतर आएगा, घटाएंगे तो 4, लेकिन ये देखिए जोड़ 8 है, अंतर 4, तो 2 गुना ही है, 4 दूनी 8। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अंतर का 4 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अंतर आ रहा है दोनों में, 5 और 3 में 2 का, जो कि 2 चौको 8, जोड़ 8 है, अंतर 2 है, तो ये देखिए 4 गुना हो गया, 2 चौको 8, यही ऑप्शन होगा। फिर इस ऑप्शन को कैंसिल करेंगे, सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन से ही सॉल्व करना है सभी सवालों को। देखिए, किसी दो संख्या का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो कभी भी जब इस टाइप का सवाल आए तो इसको भी डायरेक्ट करेंगे, मतलब योगफल दिया हो और दो संख्याओं का, और उनका गुणनफल दिया हो, और साथ में पूछे कि व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। योगफल दे के व्युत्क्रमों का योग, तो योगफल बटे गुणनफल होता है डायरेक्ट, मतलब 20 बटे 40। इस सवाल के लिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, योगफल बटे गुणनफल, जब व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, तो ये इसका फाइनली 1/2 आ जाएगा उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको डायरेक्ट ही आप लोग सॉल्व करते जाएंगे सभी सवालों को। और जिन छात्रों के पास ये बुक नहीं है, तो पीडीएफ, इस प्रत्येक टॉपिक का पीडीएफ के लिए आप ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ये इसी बुक के लिए। और ये वस्तुनिष्ठ गणित है, आर्मी के सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप इसको सॉल्व करते जाइए। बाकी अलग से बैच चल रहा है और सभी ट्रेड के लिए, तो इसी नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाए जाते हैं, जो कि आर्मी एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाता है। तो देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो वह स्वयं से 196 अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है। संख्या यदि यक्स मान लेते हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा कि एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करें। तो अब इसमें 15 से जब गुणा करेंगे तो 15 यक्स हो जाएगा, और बराबर वह स्वयं से 196 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर संख्या तो यक्स ही है और उससे 196 अधिक हो जाती है, तो ये बनेगा समीकरण। अब इसको हल करना है, तो यक्स को पक्षांतर कर लेंगे तो 14 यक्स बचेगा। जब 15 यक्स में यक्स घटेगा तो 14 यक्स बराबर 196। अब 14 से कैंसिल आउट, 14 एक कम 14, फिर 5 56, 14 चौको 56, 14 का स्क्वायर ही होता है, तो 14 से कैंसिल आउट करने पर वो संख्या अभीष्ट 14 आएगी। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, जो संख्या ज्ञात करना है
तो वो संख्या निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि एक दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, तो पहले उस 40 से 4 कम करेंगे तो दूसरी संख्या कोई है, तो जो 40 से 4 कम है यानी 36 और उससे 5 गुनी बड़ी है ये अभीष्ट संख्या, तो 36 पंचे 180 होगा, मतलब 5 गुनी बड़ी है। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ औसत पूछ रहा है और 1 से 100 तक में ये लगातार संख्याएं होती है, मतलब अंतर समान होता है। तो पहला और अंतिम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं हमेशा, फर्स्ट और प्लस लास्ट। तो 1 और 100 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 101 भागे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 50.5। ऑप्शन में आप सर्च करिएगा, ऑप्शन में दिया होगा 50.5 होगा औसत 1 से 100। प्रश्न यहाँ सुधार लीजिएगा, यान लिखा हुआ है तो उसको 100 बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जब दो संख्याओं के मध्य पूछे, तो ये छोटी वाली संख्या को 1 बढ़ा देंगे और बड़ी वाली संख्या को 1 कम कर लेंगे, मतलब 299 हो जाएगा, और ये 1 बढ़ाएंगे तो 201 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिएगा, इन्हीं दोनों में 13 का भाग करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो 201 भागे 13 और माइनस यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या है 299, इसमें भी 13 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर पूर्णांक मान निकालना है, दशमलव नहीं निकालना। तो देखिए 13 का भाग करेंगे जब, तो 13 एक कम 13, यहाँ भी एक बार जाएगा, 13 एक कम 13, फिर 7 71 हुआ, तो 13 पचे 65, 5 बार जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा। दशमलव नहीं निकालना, पूर्णांक भाग मान निकालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 और 3 39 हुआ, 13 तिया 39, 23 बार जाएगा। अब इनको आपस में घटा लेना है, तो आ जाएगी वो संख्याएं जो 13 से पूरी पूरी विभाजित होंगी 200 और 300 के मध्य। तो 23 15 माइनस करेंगे तो 8 होता है, 15 8 23, तो ये 8 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्याएं किस अंक से प्रारंभ होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती है गिनती, तो इसी तरह प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8वां प्रश्न है ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी योज्य व्युत्क्रम भी इसे बोलते हैं। तो योज्य प्रतिलोम में चिन्ह ऋणात्मक कर देते हैं, मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसका माइनस ए हो जाएगा, मतलब माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस ए होगा योज्य प्रतिलोम, चिन्ह बदल देना है। अब देखिए -5 का अगला अंक क्या है, तो कभी भी अगला अंक निकालना हो तो हमेशा 1 जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो -5 का अगला अंक आ जाएगा। तो माइनस और प्लस यहाँ घटेगा, तो जब घटाएंगे क्योंकि अपोजिट सिंबल है तो माइनस का 4 बचेगा, तो यही अगला अंक हो जाएगा -5 का। अगला अंक निकालने के लिए +1 कर दिया जाता है किसी का, जैसे मान लीजिए +5 होता और अगला अंक निकालना होता तो 1 जोड़ते तो 6 हो जाता अगला, लेकिन अब यहाँ -5 है तो यहाँ घटाएंगे तो -4 आएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा शून्य है। तो शून्य देखिए क्या है, परिमेय है अपरिमेय है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में जब 1 लिखेंगे तो ये p/q के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा जा सकता है शून्य को, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 1 है यहाँ पर, तो इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तथा z विषम संख्या है तो x + y + z क्या प्राप्त होगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे दो सम संख्याएं यदि लेते हैं, x और y सम संख्याएं हैं, तो उनका योग भी हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 ही ले लेते हैं, तो ये सम संख्या हो गया। अब दो सम संख्याओं के योग में एक विषम संख्या जब जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त होगी 4 3 7, क्योंकि z विषम संख्या है, तो मतलब फाइनली ये प्राप्त हुआ कि इनका योग हमेशा विषम संख्या होगा। दो सम संख्याओं का योग तो सम होता है और सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाएं तो हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। तो 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं, एक पहली विषम संख्या हो गई, दूसरी 3 है और फिर 5 है। इनको जोड़ के देखेंगे क्या प्राप्त होता है। हमेशा 3 विषम संख्याएं कोई भी ले सकते एग्जाम्पल, तो 5 3 8 1 9, तो ये भी एक विषम है, 9 भी विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो मतलब 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा,
बिना किसी अंक को दोहराए, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना, दोबारा वही अंक नहीं लेना, अंकों 1, 2, 5, 6 तथा 9 के उपयोग से कितनी 3 अंक वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अंकों का प्रयोग करना है वो 1, 2, 5, 6, 9 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 1, 2, 5, 6 और 9। अब 3 अंकों वाली सम संख्या बनाना है, कितनी बनाई जा सकती है। तो पहले 3 यहाँ पर देखें, ये डिब्बे 3 इस तरह से बना लेंगे, ये आयताकार, और इसके बाद कह रहा है कि सम संख्याएं बनाना है और 3 अंकों की ही बनाना। तो सम संख्या होने के लिए इकाई में तो सम होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। तो यहाँ सम अंक 2 हैं, 2 और 6। तो 2 अंकों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ये इकाई में 2 अंक यहाँ पर 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो सम संख्या के लिए यहाँ पर याद रखिएगा इकाई में लिखते हैं सम संख्या के लिए। तो 2 अंक यदि यहाँ पर लिखे जा सकते हैं तो मान लेते हैं कि इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर सेट हो गया इधर। तो अब बचेंगे शेष 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इन 2 में से यदि एक अंक यहाँ आएगा तो 4 अंक बचेंगे। तो यहाँ सैकड़े के स्थान पर 4 अंकों को 4 टाइप से लिखा जा सकता है। फिर एक अंक मान लीजिए इनमें से कोई एक अंक आ गया, यहाँ पर मान लेते हैं यही 4 अंक हैं, सॉरी 1, 2, 5 और 9 में से कोई एक अंक यहाँ आ गया, तो अब 3 बचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई के स्थान पर 3 अंकों को 3 प्रकार से, और इनका आपस में गुणा कर देना है। तो आ जाएंगे कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 3 12 दूनी 24 संख्याएं। यहाँ पर याद रखिएगा, पुनः एक बार देखिए, कह रहा है कि 3 अंक वाली सम संख्या बनाना है। तो सम संख्या बनाना है तो इकाई में तो सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक के लिए 2 और 6 को यहाँ लिखा जा सकता है 2 टाइप से। तो कोई एक अंक मान लेते हैं, मान लीजिए 6 यहाँ आ गया, तो फिर बचे 1, 2, 3, 4 अंक बचे। तो अब सैकड़े में आ जाएंगे तो 4 टाइप से लिखे जा सकते हैं 4 अंकों को। तो मान लेते हैं कि एक अंक ये वाला लिख गया, तो फिर बचेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 3 अंकों को 3 टाइप से लिख सकते हैं, एक एक घटाते जाएंगे। फिर तो इस तरह से आपस में गुणा करेंगे, 24 संख्याएं बनेगी 3 अंकों वाली सम संख्याएं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हों। तो सबसे पहले तो 11 के गुणज यहाँ पर लिख लेंगे। तो 11 का गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, ये इस तरह से धनात्मक गुणज होंगे 11 के। अब कह रहा है कि उनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हो जो कि 1000 से छोटी हो। तो अब इसका वर्ग भी लिखते जाएंगे। तो 11 का वर्ग तो 121, अब 22 का वर्ग होता है 484, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, और 33 का वर्ग हो जाएगा, ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 के गुणज हैं और वो पूर्ण वर्ग भी है और 1000 से छोटी है। तो 2 संख्याएं होंगी 121 और 484। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो कभी भी जब योग दिया हो और लगातार संख्याओं का, तो बीच की यदि निकालना है, जैसे अब 3 संख्याओं का योग दिया है तो बीच की निकालना है, तो 87 योग में 3 से भाग करेंगे। 3 संख्याओं का योग दिया है तो 3 एकम 3, 29 3 87, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 29। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बड़ी से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। तो यहाँ पर याद रखेंगे 4 क्रमागत प्राकृत संख्या यदि सीरियल से लें तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। तो अब इनका पहले गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 दूनी 24। अब 24 में देखिए जो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें भाग चला जाए तो 6 का तो जा रहा, 12 का भी जा रहा, 24 का भी जा रहा, तो सबसे बड़ी 24 ही हो जाएगी। पहले इस तरह से पहले गुणा करके लिख लेंगे 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणा, और फिर ऑप्शन से चेक कर लेना है। 120 का भाग 24 में तो जाएगा नहीं, बड़ी संख्या है, तो 24 का जाएगा जो कि सबसे बड़ी है। इसी तरह अगला देखिए, बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जो 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। तो सबसे छोटी पहले सम संख्या देखेंगे तो 2 होती है, फिर अगली 4 होगी, फिर 6 होगी और 8 होगी। तो ये 4 क्रमागत प्राकृत सम संख्याएं हो गई। सम संख्याएं यानी 2 का भाग जाता है चारों में और 2 2 का अंतर है, तो गुणा कर लेंगे तो 2 4 दूनी 8, 8 ठाई 64, 64 गुणे 6। तो देखिए 64 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौको 24, हासिल 2 6 6 36, 2 38, मतलब 384 आएगा।
अब 384 में ऑप्शन से चेक करेंगे तो 16 का भाग यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32 और 6 64, 16 चौको 64, इसका तो जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या बताना है कि इसमें भाग चला जाए जो 4 क्रमागत सम संख्याओं को गुणा आया है। तो 24 का भी भाग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, 48 का भी जाएगा और 96 का भी जाएगा। तो सबसे बड़ी है 96, इसको याद रखेंगे। और ये 96 का गुणज भी है, 96 चौको होता है 384। तो इस तरह से इसका भाग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक का निकालना है। तो टोटल पद n बराबर तो 100 हो गए, इसको याद रखिएगा। कुल पद है 1 से 100 तक में 100। अब योग का फार्मूला होता है योग बराबर, और जब क्रमागत संख्याएं दी हो लगातार तो 1 से 100 तक है तो प्रथम पद और धन अंतिम पद, और बटे हमेशा 2 रखते हैं, इनटू में n आता है तो n तो 100 है, मतलब टोटल पद इनटू में होंगे, ये योग हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 50 आया। अब यहाँ 100 और 1 जोड़ेगा तो 101 और गुणे हो जाएगा 50। तो 5 1 कम 5 की यहाँ पर होगा 5 शून्य 0, फिर 5 1 कम 5 और 1 0 लगाएंगे तो 5050 आएगा 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो बड़ी संख्या निकालेंगे। तो जब भी बड़ी संख्या लिखना है 8 अंकों की तो सबसे पहले बड़ा अंक लेते हैं, और वो 8 से प्रारंभ हो रही है तो यहाँ तो 8 तो रहेगा ही, लेकिन बड़े अंक लेना है तो यहाँ पर देखिएगा ये बीच में 9 लिखेंगे, क्योंकि सभी बड़े अंक लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या बनाना है। 8 से प्रारंभ हो और 6 पर समाप्त हो और 8 अंकों की हो, तो एक अंक ये हो गया। फिर 2 2 4 2 6, तो 6 1 7, और 6 पर अंत हो तो अंत में 6 लिख देंगे। तो ये 8 से प्रारंभ और 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, बीच में 9 ही लिखना पड़ेगा। अब इसी तरह जब छोटी लिखना है तो वो भी इसी तरह हो, 8 से प्रारंभ हो लेकिन 6 पर समाप्त हो, तो बीच में फिर छोटी के लिए सबसे छोटा डिजिट लिखना है जो कि 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। इस तरह से 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 8 से शुरू होती है और 6 पर समाप्त होती है। ये दोनों आपसे लिखते आना चाहिए, फिर दोनों का अंतर निकाल देना है। तो 6 में 6 घटाएंगे 0 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ भी 9 9 9 9 9 6 बार, और 8 है 8 में 0 घटेगा तो यहाँ मतलब 8 में 8 0 हो जाएगा। तो 99 ये फिर 999 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पर 999 और 0 है, तो मतलब यहाँ पर इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है इसी तरह टाइप का। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, ये अंक दिए हैं 0 2 3 6 और 7, इन अंकों का प्रयोग करके पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं 5 अंकों की। तो बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है, मतलब 7 आएगा, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 और फिर 0। ये तो बड़ी बनेगी 5 अंकों की। और छोटी बनाना है तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा। तो छोटा अंक तो 0 है, तो 0 यदि शुरू में यहाँ पर लिखेंगे तो 4 अंक की ही बनेगी, इसलिए 0 बाद में लिखते हैं, पहले 2 लिख लेते हैं। तो 2 और इसके बाद 0, ये क्रम होगा। इन दोनों का क्रम भर चेंज कर लेना है, बाकी ज्यों का त्यों बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो इसके बाद अब आएगा 3, फिर 6 और लास्ट में 7। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। अब इन्हीं का अंतर निकालना है तो आपस में घटा लेंगे। तो 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर 11 में 6 घटाएंगे 5, यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे 9, और यहाँ पर ये आएगा 5, और यहाँ भी 5 आएगा घटाने पर, तो 55,953 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में छोटी से छोटी अभाज्य यानी ऋण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम अभाज्य होती है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य, इसको याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 नंबर। निम्न में से क्रमिक अभाज्य संख्याएं क्या है। क्रमिक अभाज्य का मतलब होता है स्टार्टिंग की, जो कि क्रम से आए, मतलब शुरू की, स्टार्टिंग की, प्रारंभ की। तो देखिए 2 3 होगी, क्योंकि 2 से तो शुरुआत ही होती है, इसके बाद 3 आएगा। तो क्रमिक अभाज्य यानी प्रारंभ की 2 3 ही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा आप लोग डायरेक्ट। सबसे पहले तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पर होती है। 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
फिर इसी तरह 1 से यदि 50 तक पूछेगा तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। फिर इसी तरह यदि पूछ लेता, जैसे इसमें पूछा कि 100 तक, तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यदि 1 से 200 तक का पूछ ले कि अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो 46 होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये 4 में से कोई एक प्रश्न में क्रिएट करता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 24 नंबर है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 10 तक तो 1 अंक होते हैं, 10 के पहले तक, 10 से 2 अंक स्टार्ट होते हैं, जो कि भाज्य है 10, 11 हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य। फिर कह रहा कि 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30 और 50 के बीच। तो पहले 30 और 40 के बीच 31 और 37 2 अभाज्य संख्याएं, और 40 और 50 के बीच 41, 43 और 47 3 अभाज्य संख्याएं। तो टोटल 2 और 3 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मतलब 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 5। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य है? तो ये 33 अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है। और अभाज्य का मतलब होता है कि जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे, तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पर n की जगह 10 दिया है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो 10 दिया तो 10 रख देंगे, तो 10 इंटू और 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 10 गुणे 11 करेंगे तो 110 आएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं के योग का फार्मूला यही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह देखिए, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो यदि विषम के लिए पूछे और फार्मूला यही है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है, डायरेक्ट n का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ 11 दिया हुआ है, n की वैल्यू n बराबर 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 11 का वर्ग 121 होगा। तो प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग 121, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सह अभाज्य कहलाता है? सह अभाज्य का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन एक हो और महत्तम समापवर्तक एक हो। तो यहाँ पर देखिए 14 35 में 1 के अलावा यहाँ पर और भी कॉमन है, 7 से दोनों कट जाते हैं। 24 32 में भी देखिए 8 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो इसलिए ये भी सहअभाज्य का जोड़ा नहीं होगा। 20 25 में देखिए 1 के अलावा 5 भी कॉमन है, 5 से दोनों कट रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सहअभाज्य का जोड़ा है जिसका महत्तम समापवर्तक HCF 1 आएगा, मतलब उभयनिष्ठ दोनों में 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, P/Q एक संख्या का रूप है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 के, तो वह संख्या क्या होगी? तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है और P Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के, तो इसलिए परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 क्यूब, यहाँ 12 क्यूब, 14 क्यूब के गुणनखंडों में रूढ़ संख्याएं कितनी है? रूढ़ का मतलब अभाज्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य निकालना है, तो ये 4 क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, मतलब 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी तरह देखिए 12 को लिखेंगे, 12 क्यूब है तो 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12। और इसी तरह देखिए अगला 14 क्यूब है तो 14 को लिखेंगे 2 सत्ते 14, मतलब इसके खंड करेंगे 2 सत्ते 14। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 आया है, 3 आया है और 7 का प्रयोग हुआ है, तो फाइनली 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं, रूढ़ संख्याएं हैं इसमें। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 2 3 और 7, ये 3 अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 और 20 के बीच की रूढ़ संख्याओं का योग बताएं। तो 5 और 20 के बीच, तो 5 के बाद आता है रूढ़ का मतलब अभाज्य, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आती है, फिर इसके बाद
बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, और इन्हीं को जोड़ देना, क्योंकि 20 के पहले पहले 5 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, 67 होगा इसका योग। देखिए 5 के बाद 7 होता है अभाज्य संख्या, फिर 11, 13, 17, 19, 20 के पहले पहले, तो 67 योग आएगा 67। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिएगा निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, जैसे √2, √3, √5, तो ये तो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बचा ऑप्शन ए, तो यही परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और बटे ए कह रहा है कि ए बराबर 0 के नहीं है, तो हर 0 नहीं होता परिमेय संख्या में। बाकी ए अवयव है इंटीजर्स का, मतलब पूर्णांक का, तो ए कोई भी पूर्णांक हो जाता है, 0 को छोड़ दे कोई भी पूर्णांक यहाँ लिखेंगे, जैसे 1 लिखे तो ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है √2, √4, √9, √11 और √24 में से अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखिए √4 यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये तो परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल 3 होता है, ये भी परिमेय होगा। जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो परिमेय है। तो बचा √2, √11 और √24, ये तीनों अपरिमेय है, क्योंकि इनका ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन्हीं को ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, √2, √11, √24। तो यहाँ पर देखिए √2, √11, √24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो अपरिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल परिमेय है वह कौन सी होगी। तो देखिएगा ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में। तो गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 का गुणा करेंगे तो ये रूट के अंदर 8 रहेगा, जो कि 8 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 6, तो इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, जैसे यहाँ 8 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए इस रूट के अंदर 5 चौक 20 होगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4 आ जाएगा, जब गुणा करेंगे आपस में, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, √2, लेकिन गुणा करने पर परिमेय प्राप्त होता है, मतलब 2। तो यहाँ पर देखिएगा, या कि फिर सेम यदि रूट वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q का फॉर्मेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वह संख्या x है, पहले अभी संख्या x मान लेंगे। अब कह रहा है कि अपने 3/4 से, तो यहाँ पर x का 3/4 मतलब 3/4x, और 13 अधिक है, तो सॉरी यहाँ पर वो संख्या x है और अपने 3/4 से मतलब 3/4x से 13 अधिक है। इस तरह से इसको फॉर्मेट तैयार करेंगे। और यह कि फिर एक तरीका ये होता है, ये समीकरण बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक संख्या अभी संख्या 1 मान लेते हैं, उसका 3/4 3/4 होगा, और दोनों को आपस में घटाने पर ये वैल्यू 13 प्राप्त होगी। मतलब ये भिन्न में वो संख्या पूरी 1 होती है, और उसका 3/4 की बात कर रहा है, तो 3/4 का मतलब 3/4। तो दोनों यदि एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, तो अधिक है तो दोनों को घटाएंगे, मतलब पूरी संख्या या भिन्न 1 हो गई, और उसका 3/4 आपस माइनस करने पर 13 प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, तो 1 यहाँ पर लिख करके त्रिया गुणा आपस में कर लेते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 एकम 3, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1/4, या का मतलब 1 में जब 3/4 घटाएंगे तो 1/4 बचेगा बराबर 13। तो 4 का गुणा जब 13 से करेंगे तो 1 बराबर 52 हो जाएगा, वही अभी संख्या होगी 1 बराबर 52। तो इस तरह से फाइंड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को, तो इससे भी 52 ही प्राप्त होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है। 1.5 मतलब 1.5 फिर स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस 3√5 तथा √4 में से कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। 1.5 तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 0 लगा देंगे एक के बाद में, तो 15/10 ये तो परिमेय है। और यहाँ पर देखिए इसको भी ये √4 है, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये भी परिमेय बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 तो परिमेय है, √4 और 1.5, तो बाकी जो 2 है तो ऑप्शन में सर्च कर लेंगे, ये दोनों अपरिमेय हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, √2 और 2 प्लस 3√5।
तो इसमें इस वीडियो में 37 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। अभी इसके 37 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। और आप लोग इसको सॉल्व करने के पहले इसका टॉपिक वाइज यदि डिटेल से आप समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो ऑल टॉपिक वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड करके पहले उसको समझ लीजिएगा। वहाँ से नंबर्स यानी संख्या पद्धति वहाँ पर पूरा स्पष्ट किया गया है, और वहाँ पर आपको बेसिक से मिल जाएगा। और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो सोल्यूशन आपको सभी टॉपिक का मिलेगा और वो भी इजी कंसेप्ट से मिलेगा। तो इसको आप लोग यहाँ से पूरा कवर कर लेंगे। प्लेलिस्ट इसका भी बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जो इंडियन आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ताकि इसका लाभ वो ले सकें। और इसी तरह आपको इजी मेथड में ही सल्यूशन मिलेगा, और इससे भी इजी कॉन्सेप्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये तो अभी पहला वीडियो था।